Hello dear student, all of you welcome again in the part B of the chapter The Diary of Anne Frank. So now we will understand next point. As you know, in first part we have seen that Anne completed her nursery school and now she advanced in next school in middle school. We can say middle school because she had completed class 6 in her nursery school. So now what she wants to tell us, let's see. About class affairs, कक्षा के बारे में वो लिखती हैं कि इट वॉज द डे ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। किसी क्लास को सकता 7th क्लास का रहा हो कि रिजल्ट डिक्लेयर होने का दिन था। एवरीवन इन हर क्लास वाज इन टेंशन। क्लास में काफ़ी यहाँ पे कॉमिक बातें लिखी उन्होंने। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर का एक्सप्लेन वाले जो वीडियो वो देखेंगे आप सब लोग, तो अब आपको समझ में आएगा क्या अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। यहाँ पे समरी है, समरी में सारी बातें कवर नहीं हो पाती हैं, तो आपको वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन जरूर देखना चाहिए एक बार हर चैप्टर का। तो सब लोग जो क्लास में थे सब टेंशन में थे। द रीजन वाज हु वुड गो टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु वुड नॉट। और रीजन ये टेंशन का ये था कि सबको लग रहा था कि कौन कौन जाएगा अगली क्लास में और कौन नहीं जा पाएगा। दे हैड बेट विथ अदर बॉयज ऑन हु वुड पास एंड हु वुड नॉट। तो इन्होंने एन फ्रैंक ने शर्त लगा ली थी कुछ लड़कों से कि इतने लोग, ये लड़के पास होंगे और ये लड़के पास नहीं होंगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे, ऐसी शर्त लगी थी उनकी। शी फाउंड द टीचर्स एज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ। वो कहती हैं कि ये जो टीचर्स हैं ये पृथ्वी के सबसे अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर हैं, मतलब ऐसे जीव जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, कह नहीं सकते हैं कि ये क्या करने वाले हैं। शी वॉज नॉट वरीड अबाउट हर गर्ल फ्रेंड्स एंड हर सेल्फ। अपनी जो सहेलियां हैं और खुद के बारे में चिंता नहीं थी उनको तो ये मालूम था कि ये तो हम मेहनत करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पहुंच ही जाएंगे। सी वाज श्योर टू मेक देम। उनको विश्वास था कि हम तो नेक्स्ट क्लास में पहुंचने चाह ही रहे हैं, पर जो अदर्स स्टूडेंट हैं, जो लड़के हैं और भी लोग हैं, उनको जरूर था कि कौन सा जा पाएगा या ना जा पाएगा। बट सी वाज नॉट श्योर अबाउट मैथ्स। थोड़ा सा मैथ्स में उनको लग रहा था कि पता नहीं क्या रिजल्ट होता है। दे कुड वेट एंड टोल्ड ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। बस यही कर सकती थी वो कि कुछ देर इंतज़ार कर सकती थी और सबसे ये कह सकती थी कि भाई आप निराश ना हो, हिम्मत रखो, जो भी रिजल्ट आएगा। अब वो नेक्स्ट क्लास में तो मूव कर जाती हैं। अब वहाँ नेक्स्ट क्लास में क्या होता है इसके बारे में दिया गया कि मिस्टर कीसिंग गिव्स एक्स्ट्रा वर्क एज पनिशमेंट। जो मिस्टर कीसिंग जो थे, जो उनके मैथ्स टीचर थे, वो उनको कुछ एक्स्ट्रा वर्क देते हैं पनिशमेंट के रूप में। देखते हैं क्या है कि सी वेंट अलोंग हर टीचर प्रेटी वेल। सभी टीचर के साथ काफ़ी अच्छे संबंध थे। मिस्टर कीसिंग वाज ए डल पर्सन। काफ़ी सुस्त व्यक्ति थे मिस्टर कीसिंग। हु टॉट देम मैथ्स। जो उनको मैथ्स पढ़ाते थे। ही वॉज ऑलवेज एनॉयड विथ हर एज सी टॉक्ड मच। और हमेशा वो गुस्सा में रहते थे। मिस्टर कीसिंग हमेशा इन पर, एन फ्रैंक पर गुस्सा रहते थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातें किया करती थी क्लास में। ही गेव हर एज ए पनिशमेंट एक्स्ट्रा होमवर्क। तो हम एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे पनिशमेंट के रूप में क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बातूनी थी क्लास में। इट वाज इन द फॉर्म ऑफ एन ऐसे ऑफ ए चैटर बॉक्स। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप ऐसे लिख के लाइए चैटर बॉक्स, मतलब वही बातूनी लड़की के बारे में निबंध लिख के लाना क्योंकि बहुत बात करती थी क्लास में। सी वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड वाट सी कुड राइट अबाउट इट। तो वो समझ नहीं पाई कि लिखें तो लिखें क्या इसमें, ये कौन सा सब्जेक्ट होता है कोई ये चैटर बॉक्स।
सी पुट ए स्लिप ऑफ इट ऑन हर स्कूल बैग, उन्होंने अपने स्कूल बैग पे एक स्लिप लगा ली, एक छोटा सा कागज में लिख कर कि ए चैटर बॉक्स टॉपिक पर उनको नेक्स्ट डे जो है वो ऐसे लिख के लाना है। इट वॉज टू रिमाइंड हर सेल्फ टू राइट, अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए, अपने आप को याद दिलाने के लिए, कहीं भूल ना जाएं, नहीं तो मिस्टर कीसिंग जो है वो फिर से पनिशमेंट देंगे। तो इसलिए वो अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए ये स्कूल बैग पे नोट कर लेती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा है डज द होमवर्क गिवन एक्स्ट्रा, क्या होमवर्क फिर से दिया गया। इन द इवनिंग सी हैड डन हर होमवर्क, शाम के समय उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया, जो नॉर्मल होमवर्क था वो कंप्लीट किया। सी बिगेन थिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द ऐसे, अब उन्होंने सोचा कि जो सब्जेक्ट दिया गया था कि ई चैटर बॉक्स, उस पर क्या लिखा जाए, इस पर विचार करना शुरू किया। सी थॉट टू राइट गुड पॉइंट्स ऑफ आर्गुइंग टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, उन्होंने कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट सोचे ये तर्क देने के लिए कि बात करने की आवश्यकता क्यों है, इस बात को सही साबित करने के लिए उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट सोचे। देन सी हैड एन आइडिया, फिर उनको एक आइडिया आया। सी देन रोड द 3 पेजेस टू हर सेटिस्फेक्शन, 3 पेज लिखे उन्होंने खुद की संतुष्टि के लिए कि मैंने सही ऐसे लिखा है। सी रोड दैट टॉकिंग वाज ए फीचर ऑफ ए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा कि वो लिखती हैं कि विद्यार्थियों की ये तो एक नैसर्गिक आदत, एक प्राकृतिक आदत है, हैबिट है भाई, बात करते ही स्टूडेंट, उसमें क्या है। हर मदर आल्सो यूज टू टॉक मच, और आगे लिखती हैं कि उनकी माता जी भी, मम्मी जो है मदर है, वो भी काफ़ी बातें करती हैं। सी इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर, और ये आदत उन्होंने अपनी माता जी से उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त की, एक प्राकृतिक रूप से कि जो माँ की आदत है बच्चों में आती हैं, वहीं उन्होंने लिखा कि भाई ये तो मम्मी की आदत है जो मुझे मिली है। सी ट्राई टू कीप क्वाइट, फिर भी वो कोशिश करेंगे कि चुप रहें क्लास में। होमवर्क एज पनिशमेंट गिवन अगेन, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, फिर से होमवर्क दिया गया पनिशमेंट के रूप में। मिस्टर कीजिंग रीड इट एंड लाफ्ड, अगले दिन जब मिस्टर कीजिंग ने उनके ऐसे को पढ़ा तो हंसे भी वो, क्लास में सबको सुनाया भी। देन ही गेव हर अनदर ऐसे एज सी डिडंट स्टॉप टॉकिंग, और जब उन्होंने देखा कि ये लड़की तो आज भी बात करना बंद नहीं कर रही है, एक और उन्होंने वो दे दिया उनको एक्स्ट्रा होमवर्क। सी वाज टू राइट इट टू ऑन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, अब इस चैप्टर पे उन्होंने दे दिया, इस टाइटल दे दिया कि आपको इस सब्जेक्ट पे लिखना है इनकॉरिजिबल, मतलब असहनीय, जिसको बर्दाश्त ना किया सके, ना काबिले बर्दाश्त बातूनी लड़की, ये टॉपिक था लिखने को। सी रोट इट एंड इट सेटिस्फाइड मिस्टर कीसिंग, अगले दिन फिर लिख के लाती हैं और उससे भी मिस्टर कीसिंग संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो इसने सही लिखा है। सी डिड नॉट टॉक फॉर 2 लेसन, और अगले 2 लेसन तक वो उसने बात भी नहीं की क्लास में आपस में। बट सी स्टार्टेड स्पीकिंग अगेन इन द 3rd लेसन, जब 3rd लेसन पढ़ाया जा रहा था, हो सकता है 2 दिन बाद पढ़ाया जा रहा हो, तो फिर से बात करने लगी वो। ही अगेन आस्क्ड हर टू राइट एन ऐसे, तो मिस्टर कीसिंग ने फिर एक ऐसे लिखने को कहा कि होमवर्क में लिख के लाना। इट वॉज क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ये था टाइटल। अब आप उनकी क्वालिटी भी देखें मिस्टर एन फ्रैंक की, कि भले वो बात कर रही हैं लेकिन उनको जो ऐसे लिखने को दिया जा रहा है एज ए पनिशमेंट, वो लिख के ला रही हैं, और ऐसे ऐसे पॉइंट लिख के ला रही हैं जिससे वो मिस्टर कीसिंग में संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ इसने सही लिखा है, ये उनकी एबिलिटी है एन फ्रैंक की। द क्लास 2 रोवर्ड इनटू लाफ्टर हियरिंग इट, जब इस टॉपिक को सुना सारी क्लास में सब बहुत जोरों से ठहाके मार के हंसी क्लास में। सी आल्सो लाफ्ड, वो भी हंसी। सी वांटेड टू राइट समथिंग ओरिजिनल नाउ, अब कुछ अलग लिखना चाहती थी, वास्तविक लिखना चाहती थी वो। हर फ्रेंड सेन वाज गुड एट पोइट्री, उनकी जो सहेली थी सेन नाम की, वो काफ़ी अच्छी पोइट्री लिख लेती थी। सी हेल्प्ड हर टू राइट द ऐसे इन वर्स, इन वर्स मतलब वहीं पद्य में उन्होंने, सेन ने हेल्प की एन की कि अब एक कविता लिखी जाए इस टॉपिक पर। एन्स पोयम ए जोक ऑन मिस्टर कीसिंग हिमसेल्फ, और जो एन ने जो पोयम लिखी वो वास्तव में मिस्टर कीसिंग पे का ही मजाक उड़ाया गया था। एन हैड फिनिश्ड हर पोयम, एन ने अपनी पोयम जो है कंप्लीट की। इट वाज अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स, ये जो पोयम थी एक
मदर डक के बारे में थी, उसके पिता जो स्वान थे, और 3 बेबी डकलिंग, जो डक के बच्चों कहा जाता है डकलिंग्स, वो थे, 3 बच्चे थे। द 3 डकलिंग्स वर बीटन टू डेथ बाई हर फादर। तो पोयम में ये था, एक स्टोरी थी कि ये तीनों बच्चे हैं डकलिंग जो थे, उनके पिता ने उनको काट के मार दिया, मतलब चोंच से उनके गले दबाकर या काट कर उनको मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि इट वॉज बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे बच्चे, इसलिए। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे। अच्छी बात यह थी कि मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। मिस्टर कीसिंग हैड प्लेड ए जोक ऑन हर। मिस्टर कीसिंग तो मजाक उड़ा ही रहे थे इस तरह की टॉपिक देकर एन फ्रैंक का, बट सी हैड इट ऑन हिम। लेकिन उनको पता नहीं था कि इस बार एन फ्रैंक ही उनका मजाक उड़ाएंगी। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट। उस कविता को उन्होंने क्लास में पढ़ा, पोएम को पढ़ा और अपने कमेंट से उसमें जोड़े। किसने जोड़े? मिस्टर कीसिंग, जो उनके मैथ्स टीचर थे। सिंस देन सी हैड बीन अलाउड टू टॉक। इसके बाद मिस्टर कीसिंग ने उनको बात करने की परमिशन दे दी। सी हैडंट इवन बीन गिवन एक्स्ट्रा होमवर्क। अब उनको अतिरिक्त होमवर्क भी नहीं दिया जाता था। मिस्टर कीसिंग कंटिन्यूड मेकिंग जोक। तो मिस्टर कीसिंग जोक जरूर बनाते थे, मजाक उड़ाते थे एन फ्रैंक का, लेकिन अब काफ़ी अच्छा माहौल क्लास में था, अब वो ज़्यादा नाराज नहीं होते थे। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वाया ए एनिमेटेड वीडियो। वो एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करती थी और एक ज्यूइश गर्ल थी, इसलिए उसे नाजीज पार्टी ने कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके उसे मार दिया गया था। हमने पिछले साल पढ़ाई था नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर में, हिस्ट्री में, कि नाजीज लोगों को ज्यूस से बहुत ही नफरत होता था और वो उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मार देते थे। वही हुआ एनी फ्रैंक के साथ भी। 1942 से एनी फ्रैंक की फैमिली छुपते आ रहे थे और इवन उनके फादर के ऑफिस में, जो कि एम्स्टर्डम में था, वहां पे वो 2 साल तक छुपे हुए थे और 2 साल के बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दिया गया था। एनी फ्रैंक को डायरी उसके 13th बर्थडे यानी कि 12 जून 1942 में दिया गया था और आखिरी एंट्री जो उसमें डायरी में लिखा हो गया था वो था 1 अगस्त 1944 में, यानी कि अगर एज्यूम करे देखा जाए तो वो पूरा डायरी 2 साल तक लिखी और इस डायरी को कई लैंग्वेज में पब्लिश करके सेल किया गया था आफ्टर हर डेथ। एनी फ्रैंक का ये स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होता है। वो कहती है, डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज काम था, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी पहले डायरी नहीं लिखी, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी मुझ जैसे 13 साल की लड़की की डायरी नहीं पढ़ना चाहेगा। पर कोई बात नहीं, मुझे लिखना है, मुझे लिखना पसंद है और मैं इस डायरी को लिखूंगी। और वैसे भी पेपर जो होता है उसे इंसान से ज्यादा पेशेंस होता है। वैसे भी मुझे अपनी डायरी को किसी को पढ़ाने के लिए मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए होगा, इतना अच्छा दोस्त जिसे मैं अपना डायरी पढ़ा सकूं। वैसे तो मेरे घर में मोर देन 30 मेंबर्स है, यानी कि मेरे 30 से ज्यादा दोस्त हैं और 6 फैमिली मेंबर्स भी हैं। फ्रैंक आगे कहती है, अगर मैं उन दोस्तों से बात करना भी चाहूँ इस बारे में तो मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ तो बस दिन दुनिया की बात। ये शायद मेरी ही गलती है कि मैं उन सबसे ज्यादा फ्रैंक नहीं हो पाती हूँ, अपनी पर्सनल बातें उन सबसे शेयर नहीं कर पाती हूँ। एनी फ्रैंक बोलती है कि वो अपने डायरी में अपने दोस्तों के इमेजिनेशंस को और बढ़ा के शेयर नहीं करना चाहती, बल्कि वो कह रही है अगर दूसरे लोग होते तो वो शायद ऐसा करते, पर वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती। एनी कहती है कि वो बस इतना ही चाहती है कि उसकी डायरी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बने और वो उससे सब कुछ शेयर करे, अपनी हर चीज। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था और वो वैसे भी सोचती थी कि भला मेरा ये डायरी कौन पढ़ेगा। फिर भी वो अपनी लाइफ की स्केच के बारे में लिख रही थी जो कि उसे खुद भी पसंद नहीं था। एनी फिर कहती है कि उसके फादर बहुत ही अच्छे फादर हैं और उन्होंने तब तक शादी नहीं की थी जब वे 36 और उनकी मॉम 25 इयर्स की नहीं हो गई थी। अब एनी कहती है कि उसकी बहन मार्गोट का जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में 1926 में हुआ था और एनी का जन्म 12 जून 1929 में हुआ था।
और एनी फ्रैंकफर्ट में तब तक थी जब तक वो 4 साल की नहीं हो गई थी। उसके बाद उसके फादर जो थे वो हॉलैंड में माइग्रेट करके चल गए थे 1933 में, और उसकी जो मदर थी वो भी उसके फादर के साथ माइग्रेट करके हॉलैंड चली गई थी। और उसकी सिस्टर मार्गोट और वो कुछ दिन तक साथ में ग्रैंडमदर के साथ में रही, पर मार्गोट भी दिसंबर के आसपास चली गई थी हॉलैंड, और फिर मेरा भी चांस आ ही गया, मैं भी हॉलैंड चली गई 1934 में फरवरी के टाइम में। एनी फ्रैंक अब कहती है कि हॉलैंड जाने के बाद वो पूरे 6 साल तक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी, और लास्ट ईयर जो उसकी क्लास टीचर तो नहीं कर सकते, पर हाँ जो उसकी मिस्ट्रेस थी, फेवरेट टीचर थी, और वो वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी, वो दोनों लास्ट ईयर रो रहे थे क्योंकि अब वो दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले थे। 1941 में मेरी जो ग्रैंडमदर थी वो बीमार पड़ गई और उनको एक ऑपरेशन से गुजरना पड़ा। इस कारण से मेरा बर्थडे भी अच्छी तरह से सेलिब्रेट नहीं होने पाया, और मेरी ग्रैंडमदर की मौत 1942 में हो गई। पता नहीं कैसे, ये बात किसी को नहीं पता कि ऐसा कैसे हुआ, पर फिर भी मैं उनसे अभी भी प्यार करती हूँ। और 1942 में एनी का बर्थडे एकदम सिंपल मनाया गया था। ग्रैंडमदर के कैंडल इधर बंद हो रहे थे और इधर एनी फ्रैंक का सिंपल बर्थडे मन रहा था। अब एनी कहती है कि अब वो बस 4 ही हैं जो एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं, और ये भी कहती है कि 20 जून 1942 में उसने अपना पूरा शरीर, अपना पूरा मन उस डायरी के नाम कर दिया था। अब एनी फ्रैंक अपनी डायरी लिखती है, डियरेस्ट किटी। पूरा क्लास ये सोच के नर्वस हो रहा रहता है कि अपकमिंग फोर्थ कमिंग मीटिंग में क्या होने वाला है, क्योंकि इस मीटिंग में ये डिसाइड होने वाला था कि कौन क्लास अपर क्लास में जाएगा और कौन क्लास लोअर क्लास में जाएगा। उसकी दोस्त जीएन और वो खुद हंस रहे होते हैं अपने पीछे के 2 लड़कों के बात सुन के, क्योंकि उन दोनों ने, जो सीएन और जैकास था, उन दोनों ने बेट लगाई हुई थी अपनी पूरी हॉलीडे के सेविंग से कि आखिर कौन अपर क्लास में जाएगा और कौन लोअर क्लास में। सभी एक दूसरे से बोल रहे रहते हैं कि नहीं तुम अपर क्लास में जाओगे, मैं नहीं जा पाऊंगा, और कोई बोल रहा रहता है और दूसरा वाला दूसरे से बोल रहा रहता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा बल्कि तुम अपर क्लास में चले जाओगे। सब कोई नर्वस हो रहा रहता है यही सब बात कर करके। अब एनी कहती है ये सब टीचर्स पे डिपेंड करता है, वैसे भी टीचर्स अर्थ पे मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है जिन्हें बिल्कुल भी समझा नहीं जा सकता। एनी को अपने और अपने दोस्तों के बारे में फिक्र नहीं था क्योंकि उसे पता था कि हम सब पास हो जाएंगे। बस एनी को डर लग रहा था तो बस मैथ्स में, और सभी एक दूसरे को बोल रहे थे कि अपना दिल छोटा मत करो, मतलब डोंट लूज योर हार्ट। एनी को सभी टीचर के साथ अच्छा व्यवहार था, बस मिस्टर टीजिंग को छोड़ के जो एक बूढ़े ओल्ड मैथ्स टीचर थे, और उन्हें एनी बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि वो हमेशा बात करते रहती थी। फिर भी वो उन्हें एक्स्ट्रा वार्निंग, बहुत सारा वार्निंग देते थे और बहुत सारे होमवर्क भी देते थे, फिर भी वो बिल्कुल नहीं बदली। एनी कहती है कि वहाँ पे 9 टीचर थे जिसमें से 7 मेन थे, और वो एक और चीज करती है कि मिस्टर टीजिंग ने उसे एक बार एक्स्ट्रा होमवर्क में चैटर बॉक्स के बारे में लिखने के लिए दिया था, और उसने उस टॉपिक को नोट डाउन किया और साइड में जाके बैठ गई और उस चैटर बॉक्स वाले टॉपिक को अपने बैग में डाल दी जिस नोटबुक उसने रखा था। और फिर जब वो घर गई, अपनी सारी होमवर्क को पूरा कर ली, तब वो अपनी नोटबुक निकालती है और उस टॉपिक के बारे में सोचने लगती है अपने पेन के नीब को मुंह में दबाए हुए। फिर एनी सोचती है कि क्यों ना वो बड़े बड़े स्पेस दे वर्ड्स के बीच में, ताकि उसका असाइनमेंट बड़ा लिखे और वो इजीली सबमिट कर सके अपने टीचर को बिना डांट खाए। पर वो ऐसा फिर सोचना बंद कर देती है क्योंकि वो सोचती है ऐसा तो कोई भी कर सकता है, पर इस टॉपिक में कुछ खास लिखना पड़ेगा या फिर कुछ खास लिखना चाहिए। तो ऐसे सोचते सोचते वो जो एनी होती है वो पूरे 3 पेज लिख देती है। उसके बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तब वो रुक जाती है, और उस पूरे 3 पेज में जो मेन जो मुद्दा था वो इस बात पे था कि बोलना एक स्टूडेंट का मकसद है, काम है, पर वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। पर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होगा क्योंकि उसकी मम्मी उससे भी ज्यादा उससे बात करती है और ज्यादा बोलती है।
ये सबको पढ़ने के बाद मिस्टर किजिंग काफी हंसे, पर अगली क्लास जब मैंने फिर से बात की तो उन्होंने मुझे फिर से एक होमवर्क दे दिया, एक टॉपिक पे फिर से नोट्स बनाने के लिए। वो था एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी कि ऐसे चैटरबॉक्स जिसे बिल्कुल भी सुधारा नहीं जा सकता। फिर अगले 2 क्लास तक मेरे बारे में उनके पास कोई भी कंप्लेंट नहीं आई, मैं बिल्कुल भी बात नहीं की। पर जो थर्ड लेसन था उसमें मैंने फिर से बात करना शुरू कर दिया। फिर वो मुझसे गुस्सा होके मुझे एक और टॉपिक पे क्वेश्चन लिखने, मतलब टॉपिक पे नोट्स लिखने के लिए दे दिया, जो था क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। यार इसके टीचर तो इसे पूरे परेशान करके रख दिए हैं। अगर मेरे स्कूल के टीचर होते तो पता नहीं मैं क्या करता। ये टॉपिक को सुनने के बाद मेरे क्लास के सभी दोस्त या फिर सभी स्टूडेंट सबके सब हंसने लगे। और मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम सैनी था, और वो काफी अच्छी पोएट्री करती थी, पोएट लिखती थी, और उसने मुझसे कहा कि वो मुझे इस ऐसे में मदद करेगी। और ये सब सुन के मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मैं इस बार कुछ ओरिजिनल लिखना चाहती थी। एनी कहती है कि मिस्टर कीजिंग ने उसे ये सवाल, ये टॉपिक इसलिए दिया था ताकि वो एनी का मजाक बना सके, पर एनी ये चाहती थी कि वो इस टॉपिक में ऐसा कुछ लिखे कि मिस्टर कीजिंग का ही मजाक बन जाए। और मैंने जल्दी ही अपना होमवर्क फिनिश कर लिया, और मैंने बहुत अच्छा सा पोएम के फॉर्म में उसे लिखा, जो टॉपिक मुझे मिला था, और वो मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था। इस पोएम में एक मदर डक थी, एक फादर डक थे, और उसके 3 बच्चे थे। और उसके फादर डक ने अपने ही बच्चे को मार दिया था क्योंकि वो ज्यादा बोलते थे। मुझे तो लग रहा था कि मिस्टर कीजिंग शायद थोड़े दुखी हो जाएंगे, पर मिस्टर कीजिंग ने इस जोक को सीरियसली लिया और अपने ओन थॉट, अपने ओन वर्ड्स को ऐड करते हुए ये पोएम को और इंटरेस्टिंग बना दिया। और मेरे ही क्लास में नहीं बल्कि अलग अलग क्लास में जाके इस पोएम के बारे में शेयर किया। अब इसके बाद से एनी को कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता था, और इवन मिस्टर कीजिंग जो थे वो भी जोक्स को क्रैक करने लगे, और सब कुछ उल्टा होने लगा, सब कुछ ठीक होने लगा। पर एंड में उसे कंसंट्रेशन कैंप में ले जाके मार दिया गया था, हम भी जानते हैं इस बारे में। तो इस तरह से हमारा चैप्टर खत्म होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया, तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब के बटन को दबा दे। और इससे पहले कि जितने भी चैप्टर है अब वो सब मेरे चैनल में जाके